स्वागत है मित्रों। मैं डॉक्टर एस के सक्सेना, आर एन रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, बीकॉम पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों से आज व्यापारिक संनियम प्रश्न पत्र के अंतर्गत ठहराव अथवा करार यानी एग्रीमेंट के बारे में बातचीत करूंगा। देखिए विद्यार्थियों, इससे पूर्व के लेक्चर्स में हमने प्रस्ताव और ठहराव के बारे में प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें आपने देखा कि किसी भी अनुबंध की पहली सीढ़ी प्रस्ताव है, प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है। अब प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाती है तो दोनों मिलकर एक ठहराव का निर्माण होता है। आज हम इसी ठहराव के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये ठहराव किसी भी अनुबंध की पहली सीढ़ी होता है। इससे ही आगे चल के अनुबंध का निर्माण होता है। और जिस अनुबंध अधिनियम की हम बात कर रहे हैं उसमें अनुबंध ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और वो किसका निर्माण किस प्रकार होता है, आइए हम इस चीज़ को देखते हैं। ठहराव अथवा करार यानी एग्रीमेंट। प्रस्ताव को जब स्वीकृति मिल जाती है तो दोनों मिलकर ठहराव का निर्माण करते हैं। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति इज इक्वल टू वचन, वचन इज इक्वल टू ठहराव। हमारे अनुबंध अधिनियम की धारा 2E कहती है कि प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं। मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मेरे लिए ये करेंगे। दोनों पक्षकार एक दूसरे को कोई वचन देते हैं और वही वचन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है। तो वचन तथा वचनों का प्रत्येक ऐसा समूह जिसमें वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होते हैं ठहराव कहलाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक ठहराव स्वयं में अनुबंध नहीं होता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठहराव को अनुबंध कहलाने के लिए कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। प्रस्ताव और स्वीकृति मिलकर ठहराव तो जरूर बन जाता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर ठहराव अनुबंध ही हो। इसीलिए अनुबंध अधिनियम में एक महत्वपूर्ण कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि समस्त अनुबंध ठहराव हैं, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं है। मित्रों, आगे हम इस कथन की ही व्याख्या करेंगे कि समस्त अनुबंध तो ठहराव हैं, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध क्यों नहीं है। आइए इसमें हम देखते हैं कि जैसे ही एक प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वो ठहराव बन जाता है। इसमें कहीं नहीं देखा गया कि इस ठहराव का स्वरूप क्या है, क्या ये वैधानिक भी है या नहीं है, और बहुत सारी जो आवश्यक शर्तें एक अनुबंध को पूरी करनी चाहिए वो प्रत्येक ठहराव पूरी करता है या नहीं करता है। ये चीज़ की कसौटी पर इसको परखा जाता है। जहाँ प्रस्ताव था उसको स्वीकृति मिल गई, और जैसे हमने कहा कि प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों मिलकर ठहराव का निर्माण करते हैं। ये सब केसेस में होता है। ठहराव तो सब जगह बन जाता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से उत्पन्न होता है कि ठहराव क्या अनुबंध बन पाएगा? क्या अनुबंध के रूप में भी उसको मान्यता मिलेगी? कुछ ही ठहराव ऐसे होते हैं जो अनुबंध की श्रेणी में आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो अनुबंध की श्रेणी में नहीं जाते और ठहराव के रूप में ही उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ महत्वपूर्ण कथन कहा गया है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, यानी अनुबंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि कोई ठहराव नहीं हो। समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं, लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। ठहराव में से कुछ नीचे ही रुक जाते हैं और कुछ ही ऊपर अनुबंध की तरफ जा पाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात मैं आपको कहूँ कि मान लीजिए एक्स वाई से कहता है कि आप जेड की पिटाई कर दो तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। अब यहाँ प्रस्ताव भी है क्योंकि एक्स ने प्रस्ताव किया है, और वाई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। स्वीकृति भी मिल गई। एक ने प्रस्ताव किया, एक ने स्वीकृति दे दी, प्रतिफल भी है 10,000 रुपये का। तो प्रस्ताव था, स्वीकृति थी, दोनों के बीच में ठहराव हो गया। क्या ये ठहराव अनुबंध बन पाएगा? ये ठहराव वैधानिक नहीं है, क्योंकि ये मारपीट से संबंधित है, भारतीय कानून के किसी उल्लंघन से संबंधित है। एक ऐसा कार्य करने के लिए है जिस कार्य को भारत का संविधान, भारत का कानून अनुमति नहीं देता। तो ऐसा ठहराव कभी भी अनुबंध नहीं बन सकता। कि अनुबंध बनने के लिए जरूरी है कि उसकी राजनियम में प्रवर्तनीयता हो,
राजनियम में परिवर्तनीयता जिसको अपन कहते हैं एग्जीक्यूशन बाय लॉ, अर्थात जिसको कानूनन पूरा कराया जा सके। थोड़ा सा हम विस्तार से बात करते हैं कि मान लीजिए एक्स यही प्रस्ताव वाई से करता है कि मैं आपसे कहता हूं कि आप जेड की पिटाई कर दो, मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। वाई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है और वाई कहता है साहब 10,000 रुपये में से 5,000 रुपये आप मेरे को एडवांस दीजिए, 5,000 रुपये काम पूरा होने के बाद दे देना। एक्स उसको 5,000 रुपये भी दे देता है, कहता है आप वाई की पिटाई, आप जेड की पिटाई करके आइए, मैं आपको बाकी के 5,000 रुपये दे दूंगा। अब वाई जो है वो जेड की पिटाई नहीं करता, तो एक्स उससे कहता है कि मैंने आपको पेमेंट किया हुआ है 5,000 रुपये का, आप क्यों नहीं कर रहे? वो कह रहे नहीं करता। नहीं करता तो इस स्थिति में क्या एक्स थाने में एफआईआर लिखा सकता है? क्या एक्स उस पर मुकदमा चला सकता है कि साहब इसने मेरे से 5,000 रुपये ले लिए, मेरा काम नहीं कर रहा? क्या काम नहीं कर रहा? जेड की पिटाई नहीं कर रहा। तो जेड की पिटाई करना, क्या इस काम को राज्यनियम एग्जीक्यूट करवाएगा कि नहीं साहब आपको जेड की पिटाई करनी पड़ेगी जब आपने 5,000 रुपये लिए हैं? तो चूंकि ऐसा नहीं हो सकता, इस चीज़ की राज्यनियम में परिवर्तनीयता नहीं है, कानून ऐसे मैटर्स में साथ नहीं देता, तो ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी कानूनन वैधता न हो वो ठहराव ही रह जाता है, वो अनुबंध नहीं बन पाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी ठहराव वैध अनुबंध के सभी लक्षण जब तक पूरे न करता हो तब तक वो अनुबंध नहीं बन सकता। चूंकि एक अनुबंध की पहली सीढ़ी ही ठहराव है, यानी ठहराव से ही अनुबंध का निर्माण होता है, ऐसे में यह कथन सर्वथा सही है कि समस्त अनुबंध तो ठहराव होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। आइए अब हम इस कथन के इस दूसरे भाग की ओर चलते हैं कि समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। समस्त अनुबंध ठहराव क्यों नहीं होते? क्योंकि कई ठहराव ऐसे होते हैं जिनमें प्रस्ताव और स्वीकृति तक तो सब ठीक होता है, लेकिन कानूनन उनकी कोई एग्जीक्यूटिबिलिटी यानी परिवर्तनीयता नहीं होती और भारत का संविधान उनको अलाउ नहीं करता, और भी कुछ शर्तें हैं जिस कारण से वो ठहराव केवल ठहराव रह जाते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। इनमें महत्वपूर्ण जो है उनकी बात हम करते हैं। जैसे पहली चीज़ है घरेलू या पारिवारिक ठहराव। घर में बच्चों से, भाई बहन से, पति पत्नी के बीच में आपस में कई ऐसी बातें होती हैं जो प्रस्ताव और स्वीकृति जैसे लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कहीं वैधानिक बंधन नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पापा आपसे कहते हैं कि आपको तुम फर्स्ट डिवीजन लाओगे तो मैं आपको एक बाइक दिलवाऊंगा। आपने खूब मेहनत की, पढ़ाई की और आपकी फर्स्ट डिवीजन आ गई। किसी कारणवश आपके फादर आपको बाइक नहीं दिलवा पा रहे, तो क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर उन पर मुकदमा चला सकते हैं कि साहब इनने मेरे से ये वादा किया था, ये वचन दिया था कि अगर मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा तो ये मुझे एक बाइक दिलवाएंगे, अब ये बाइक नहीं दिला रहे? ये कोर्ट ऑफ लॉ में जाने लायक मैटर नहीं है, क्योंकि ये एक विशुद्ध पारिवारिक बात है। इस तरह की पारिवारिक बात, इस तरह की प्रोत्साहनपूर्ण बात भाई बहनों में, पति पत्नी में, मित्रों में, रिश्तेदारों में, घर परिवार में अक्सर होती रहती हैं, और इनका उद्देश्य कोई वैधानिक बंधन नहीं होता। जब ये बात कही जाती है, जब ये बात सुनी जाती है, तब उद्देश्य मात्र किसी को प्रेरित करना, स्नेह दिखाना, इतना ही होता है। वहाँ कोई वैधानिक उद्देश्य में बंधना उद्देश्य नहीं होता। दूसरी बात आती है मैत्रीपूर्ण या सामाजिक ठहराव। कई बातें हम अपने मित्रों से सामाजिक रूप से करते हैं कि भाई आज शाम को आ जाना, आप मेरे घर पे जोरदार पार्टी कराऊंगा। अब शाम को मैं आपके घर आ जाता हूँ और आप वहाँ पार्टी नहीं कराते, क्या मैं आपको कानूनन बाध्य कर सकता हूँ कि साहब आपने तो मेरे को सुबह कहा था कि शाम को घर आना, मैं आपको पार्टी कराऊंगा? या इसके विपरीत, मैं आपके घर नहीं पहुँच पाता शाम को, अब आप मेरे पे 10,000 रुपये का जुर्माना कर दें, साहब मैंने तो आपके लिए पार्टी की व्यवस्था की थी और आप नहीं आए, मेरा तो बहुत नुकसान हो गया, लाइए 10,000 रुपये की मेरी क्षतिपूर्ति कीजिए। ये सब पारिवारिक और मैत्रीपूर्ण बातें हैं, इनका कोई वैधानिक आधार नहीं होता, क्योंकि पक्षकारों में ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी कि जैसे वो अनुबंध कर रहे हैं। आमतौर पर आपस में बातचीत में ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, आप भी इस बात को समझते हैं। तीसरी बात आप देखते हैं कि ऐसे राजनीतिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध बनाना नहीं हो। राजनीति में बहुत कुछ होता है, जैसा हमें दिखता है सब कुछ वैसा ही नहीं है। बाहर से हमको दो लोग बहुत लड़ाई करते हुए, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देते हैं, अंदर हो सकता है उनके बीच कुछ समझौता हो। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कोई वैधानिक आधार नहीं होता। कौन किसको कैसे सपोर्ट कर रहा है, कौन अपने वोट किसके पक्ष में कैसे डलवाएगा, किस मुकाम पर कौन चुनाव से चुपचाप पीछे हट जाएगा, ये सारी बातें ओपन में नहीं होती और न इन बातों को वैधानिक रूप से लागू कराया जा सकता। तो इस प्रकार के ऐसे राजनीतिक ठहराव जिनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना नहीं है,
लेकिन वो होते हैं, प्रचलन में होते हैं, खूब देखते हैं, हम लोग समझते हैं, लेकिन ये अनुबंध नहीं होते। ऐसे कुछ व्यापारिक ठहराव भी ऐसे होते हैं जो वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय कराना, जिनका उद्देश्य नहीं होता। व्यापारिक ठहराव, व्यापार में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। भाई कुछ दिन के लिए आप अपना माल रोक दो, मेरा माल बिक जाने दो, बाद में आप अपना माल ज़्यादा रेट पे बेच देना, आपस में व्यापारियों में समझौता हो जाता है। या कुछ दिन के लिए भाई अमुक कमोडिटी को आगे बढ़ाओ, इस ब्रांड की चीज़ को निकालो पहले ज़्यादा, इस तरह का व्यापारिक समझौता हो जाता है। तो इन चीज़ों का कोई वैधानिक आधार नहीं होता। ये व्यापारिक रूप से ऐसे ही ठहराव होते हैं जो आपस में हो जाते हैं, कर लिए जाते हैं, इनको लेके कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं जाया जा सकता। इसी प्रकार पांचवी बात आती है इसमें, अनुबंध की क्षमता का न होना। हालांकि इस बारे में पूरा चैप्टर है, हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम में कुछ लोगों को ऐसा बताया गया है कि जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, अर्थात वो अपना अनुबंध नहीं कर सकते। जिसमें आता है अवयस्क। एक 12 साल का बच्चा मान लीजिए अपने पापा के मकान को किसी को बेच देता है कि अंकल जी मैं आपको मकान बेच रहा हूँ 1 लाख रुपए में, आज से आप इस मकान के मालिक हो, तो क्या इसकी लीगल मान्यता होगी? हमारा विधान ये कहता है कि अवयस्क के पास अनुबंध की क्षमता नहीं है। अवयस्क किसी चीज़ का चाहे मालिक भी हो, लेकिन वो अवयस्क अगर इस चीज़ का कोई अनुबंध करता है तो उस अनुबंध की कोई वैधानिक स्थिति नहीं है, विधान उसको मान्यता नहीं देता। अवयस्क है, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, दिवालिया है, इन लोगों को भारतीय अनुबंध अधिनियम ने अनुबंध की क्षमता से वंचित किया हुआ है। इस बारे में हम पूरा चैप्टर आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप देखते हैं स्वतंत्र सहमति का न होना, फ्री कंसेंट। इस बारे में भी पूरा चैप्टर है और आप विस्तार से इस बारे में देखेंगे कि एक सहमति कब स्वतंत्र होती है और कब स्वतंत्र नहीं होती। अब ऐसे तो बंदूक आप किसी के सिर पर लगा कर उससे कहेंगे लो भाई इस अनुबंध पे साइन करो, और बंदूक की नोक पर कराया गया अनुबंध वो आदमी लिख कर दे देता कि हाँ साहब मैं अपना सब कुछ आपको दे रहा हूँ, क्या ऐसी चीज़ की मान्यता होगी? तो ये स्वतंत्र सहमति नहीं है, इसकी वैधानिक रूप से कोई मान्यता नहीं होगी। नेक्स्ट आता है इसमें विवाह में रुकावट डालना है, व्यापार में रुकावट डालना। देखिए हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक के कुछ मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करता है। उन मूलभूत अधिकारों में ये चीज़ है विवाह और व्यापार करना। भारत का संविधान आपको ये छूट देता है कि आप यदि विवाह की योग्यता पूरी करते हैं, अर्थात जो वैधानिक आवश्यकताएं हैं, वयस्क हैं, अपनी मर्जी से किसी से विवाह करना चाहते हैं, तो आप विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें यदि कोई रुकावट डालता है, ऐसा कोई अनुबंध करता है आपसे कि आप एक्स से शादी नहीं करेंगे या आप तब तक अपनी शादी नहीं करेंगे, तो ऐसा विवाह में रुकावट डालने वाला अनुबंध अपने आप में कोई मान्यता नहीं रखता, वो ठहराव के रूप में रह जाता है। व्यापार में रुकावट डालना ये अपने आप में कोई मान्यता नहीं रखता। इस बारे में एक केस है विवाह में रुकावट डालने में कि एक फिल्म निर्माता ने एक हीरोइन को अपनी फिल्म में साइन किया और उनसे शर्त लगाई कि भाई जब तक मेरी फिल्म पूरी न हो जाए तब तक आप विवाह नहीं करेंगे। जब तक मेरी फिल्म, हीरोइन ने पहले साइन कर दिया, फिल्म में काम मिलेगा इस लालच में, लेकिन जब तक मेरी फिल्म पूरी न हो जाए तब तक आप विवाह नहीं करेंगे। फिल्म पूरी होने की कोई अवधि तो निर्धारित थी नहीं। फिल्म 1 साल में पूरी नहीं हुई, 2 साल में पूरी नहीं हुई, 3 साल में पूरी नहीं हुई, 5 साल में पूरी नहीं हुई, क्या वो अभिनेत्री आजीवन अविवाहित बैठी रहेगी इस अनुबंध के पीछे? तो ये विवाह में रुकावट डालने वाला अनुबंध है। ऐसे अनुबंध की वैधानिक मान्यता नहीं होती। नेक्स्ट आप देखते हैं अनिश्चित अर्थ होना। कुछ प्रस्ताव और स्वीकृतियां ऐसी होती हैं जिनका अर्थ अपने आप में अनिश्चित होता है, एक क्लियर कट बात नहीं होती। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बंगला बना कर दूंगा, अब बहुत बढ़िया बंगला बना कर दूंगा, इसका अर्थ अनिश्चित है। जो चीज़ आपके लिए बढ़िया है वो हो सकता है मेरे लिए बढ़िया नहीं हो। जो चीज़ रामगढ़ शेखावटी में बढ़िया है, हो सकता है वो चीज़ को जयपुर में बढ़िया ना माना जाता हो सकता है वो चीज़ बॉम्बे में बढ़िया ना मानी जाती हो। तो इस चीज़ का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। तो ऐसे अनुबंधों की, ऐसे ठहरावों की कोई वैधानिक मान्यता नहीं है। ऐसे बाजी के ठहराव, बाजी, इसको वैधानिक शब्दों में बाजी कहा गया है। आम बोलचाल में हम कहते हैं जुए और सट्टे के ठहराव। जुआ और सट्टा आप जानते हैं भारत का संविधान इन्हें कोई मान्यता नहीं देता। जो भी ऐसा करता है वो एक गैरकानूनी काम कर रहा है, और चूंकि गैरकानूनी काम कर रहा है तो मैं मानता हूँ कि जुए और सट्टे के ठहराव में प्रस्ताव भी होता है, स्वीकृति भी होता है, ठहराव तक पहुँचती है बातें, लेकिन इनकी कानूनन फिजिबिलिटी नहीं है। इसलिए ये भी केवल ठहराव ही रह जाते हैं, अनुबंध नहीं बन पाते। और इसी प्रकार इसमें आखिरी बात आती है
असंभव घटना या असंभव कार्य को करने के ठहराव। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे कार्य को लेकर कर दिए जाते हैं जो स्वयं में असंभव हो। इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। ऐसे कार्य जो शुरू से ही असंभव है, जैसे मैं आपके लिए आसमान से तारे तोड़ कर ला दूंगा, ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है कि शुरू से ही असंभव कार्य है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष है, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनुबंध करते समय या ठहराव करते समय तो संभव होते हैं लेकिन बाद में असंभव हो जाते हैं। कि मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको फलां पेंटर से एक बहुत बढ़िया आपका फ़ोटो बनवा के लाऊंगा और इस चीज़ के बदले में आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे। वो पेंटर इतना नामी ग्रामी व्यक्ति है कि उसके 1 लाख रुपए भी आपको वाजिब लगते हैं और आप इसको स्वीकार कर लेते हैं। इत्तेफाक की बात है कि उस तस्वीर के बनने से पहले उस पेंटर की मृत्यु हो जाती है। अब बाकी सब कुछ ठीक था लेकिन अब ये कार्य असंभव हो गया। तो चूंकि ये कार्य असंभव हो गया इसलिए अब ये ठहराव अनुबंध के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता। तो मित्रों, आज हमने मर्केंटाइल लॉ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर देखा कि समस्त अनुबंध ठहराव होते हैं लेकिन समस्त ठहराव अनुबंध नहीं होते। अर्थात एक ठहराव को अनुबंध बनने के लिए जिन आवश्यक शर्तों को पूरा करना पड़ता है, हमने इस बारे में बात की। आज यहीं रुकते हैं। हम अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद मित्रों।